नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। बढ़े हुए पानी बिल के समाधान के लिए दिल्ली सरकार की ओर से घोषित वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर फिर से दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर इस योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने से मना करने का आरोप लगाया है। 4 दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी द्वारा यूडी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए थे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पानी के बिल की दिल्ली के सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखी जाए। संविधान के अनुसार, जीएनसीटीडी एक्ट के अनुसार, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अनुसार, यानी इस देश के सारे नियम कानून के अनुसार पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही है। तो जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आनी है तो इसका निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेना होगा। आज दिल्ली सरकार के एक मुख्य विभाग के सचिव, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव मना कर रहे हैं कि हम प्रस्ताव को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने नहीं लाएंगे। अगर एक अधिकारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव लाने से मना कर दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निर्णय कैसे लेगा? और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव नहीं आएंगे तो दिल्ली सरकार की पॉलिसी कैसे बनेगी? किसी भी सचिव का, किसी भी अधिकारी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव लाने से मना करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो आज दिल्ली में हो रहा है। यूडी सेक्रेटरी ने, यूडी विभाग के सचिव ने बिल्कुल मना कर दिया मंत्री के आदेश मानने से। उन्होंने मना कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर के लिखित कमेंट्स मानने से। और आज इसी वजह से विधानसभा में एलजी साहब के स्पीच के बाद हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मुद्दा एलजी साहब के सामने रखा। एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, यूडी मिनिस्टर ने और मैंने ये दलील एलजी साहब के सामने रखी कि अगर इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, अगर अफसर मंत्री की डायरेक्शंस नहीं मानेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव नहीं लेकर आएंगे तो सरकार नहीं चल सकती है। माननीय एलजी महोदय ने इस चर्चा के बाद कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव आना चाहिए और उनके सुझाव के अनुसार हमारे यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने चीफ सेक्रेटरी को कैबिनेट नोट की फाइल भेजी है और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि आने वाले हफ्ते में, अर्ली नेक्स्ट वीक में इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को कैबिनेट के सामने रखें। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ से किसान आगे आकर केंद्र सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन के बीच किसान संगठनों समेत तमाम केंद्रीय यूनियनों ने आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया। खास तौर पर इसका असर दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान यूनियनों के बीच तीसरे दौर की वार्ता समाप्त होने के बाद डलीवाल ने कहा कि हमने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की। चर्चा के बाद सरकार के मंत्रियों ने कहा कि मांगों की आवश्यकता है विस्तृत चर्चा। उन्होंने अगले चौथे दौरे की बैठक के लिए रविवार का दिन तय किया है। ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੀਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ मीटिंग का फिर तय करके गए ने कि दोबारा एतवार को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठ के आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने 16 फरवरी को संदेश खाली में जारी हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संदेश खाली हिंसा के बारे में बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है। जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई है उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस इसके पीछे है। नहीं, मैं कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कई लोग आपके अलायंस पार्टनर हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी, तो क्या बातचीत हो रही है? ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। लोग अपना पोजीशन जो है मजबूत करना चाहते हैं, पर बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग फार्मूला जो हमें अपनाना है वो चल रहे हैं। और पर देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक पार्टी हैं और पार्टियां अपने काडर को ऊर्जा देने के लिए हम बोलते रहते हैं। हमने नोट किया है, मैं इसका नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूं पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे नेताओं के बीच में और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच में अभी भी बातचीत। तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल पीएम मोदी पर साधा जमकर निशाना। उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं, वे झूठ बोलने के होलसेलर, उत्पादक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। और यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए तो दुगना कर देंगे किसानों का, हुआ कि नहीं हुआ?
ये तो बात सामने आ ही गई है कि आय दुगुना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सच्चाई है, ये बिहार की तो सच्चाई है ही, लेकिन देश की भी सच्चाई है। आज पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है, और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था, और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं। वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही स्वास्थ्य विभाग का मेरा फाइल दबा के रखे जाए, 1,30,000 लोगों को बहाली जो है निकालना था, लेकिन कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए। बोले आप कर देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। तो चलो, ज्यादा किसी का बुराई नहीं करना है, बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसलिए आप सब लोग जागरूक समाज हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो, और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जी आए थे अभी किशनगंज, कटिहार होते हुए गए। उस दिन एक दिन हमारे पिताजी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस, उसके अगले दिन हमको बुला लिया गया। तो ये तो हम लोग तो बचपने से ना देख रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। इनके गीदड़ भक्ति से लालू जी और लालू जी का बेटा घबराने वाला है। तो आप तो मजबूत रहिए, आपके अधिकार के लिए,
आपके हक के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो खून पसीना बहाने की जरूरत होगी वो हम लोग मिलकर के बहाने का काम करेंगे ताकि आप लोग आगे बढ़े, आपका तरफ। पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के कारोबारियों पर आज ईडी ने छापेमारी की। शिक्षा भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर ये छापेमारी चल रही है। वर्ष 2022 से 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग घोटाले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही मराठा आरक्षण को लागू कर सकती है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट शिंदे को सौंप दी है। सर्वे रिपोर्ट मिलने पर सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया जाएगा। कमीशन ने आज अपना रिपोर्ट पेश किया है सरकार के सामने। मैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी और मागास वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शुक्रे साहब और उनकी मेंबर सभी लोग मौजूद थे और उन्होंने जो सर्वेक्षण किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक वो आज उन्होंने पेश किया है, सरकार को सादर किया है और निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वॉर फुटिंग पे उन्होंने काम किया। लगभग 3.5 से 4 लाख लोग कॉरपोरेशन, जिला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर के सभी लोग इसमें काम कर रहे थे। बैकवर्ड कमीशन ने अन्य कई संस्थाओं का भी सहयोग लिया था और इसलिए काफ़ी 2-2.25 करोड़ लोगों की सर्वे किया है उनके परिवार का, ताकि इसमें जो पिछले समय जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसमें कुछ खामियां या त्रुटियां था, उसे ध्यान में रखकर मेरे ख्याल से ये आयोग ने मेंबर जो लोग हैं और पूरी टीम ने उसका सर्वेक्षण किया होगा और इससे निश्चित रूप से मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है, ऐसा हमें विश्वास है। और ये मराठा समाज का आरक्षण देते समय ओबीसी समाज जो है उस पर कोई अन्याय ना हो, अन्य समाज के ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनका रिजर्वेशन कम ना हो, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सरकार इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल समिति के सामने रखेगी, उसमें चर्चा होगी और उसके बाद 20 तारीख को जो विशेष अधिवेशन बुलाया है उसमें चर्चा होकर मराठा समाज को कानून के दायरे में और एक फुल प्रूफ ऐसा आरक्षण देने की सरकार की भूमिका है। और मुझे विश्वास है कि इतने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण पहली बार हुआ है और निश्चित रूप से ये फलदायी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग पर पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। पार्टी के कोषा अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि हमें कल जानकारी मिली है कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए जा रहे चेक को कैश करने या खाते में जमा करने से इनकार कर रही है। और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है।
कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे। 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग लगने का भीषण मामला सामने आया। दिल्ली में अलीपुर की पेंट फैक्ट्री में आग लग गई थी। जानकारी के मुताबिक यहां 11 लोगों की झुलसने से मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एक फैक्ट्री में आग लगी। हमने 4 फायर टेंडर इमीडिएटली भेजे जो आसपास से, 2 बाद में और भेजे। कंजस्टेड एरिया था और ये पेंट की फैक्ट्री थी और जब पेंट में आग लगती है तो थोड़ी मुश्किल से बुझती है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या थे, मुझे लगता है कुछ थिनर के डम थे क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ, उस वजह से सामने के घरों में और एक नशा मुक्ति केंद्र में भी आग फैल गई थी। आग पे करीब 4 घंटे में हमने काबू पा लिया था। 9 बजे तक हमारा वो हो गया था। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ हो गई है, लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में 3 निकाले थे, कल रात अगर आप देखेंगे 3 थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है। तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में एनडीआरएफ भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू। और 2 लोगों की ऐसे बताया जा रहा है, 1 से 2 लोग और भी हो सकते हैं। जैसे ही धमाका हुआ तो सारे इकट्ठे हुए बाहर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एकदम से सबको अचंभा सा लगा कि ये कैसे आग लगी। तो आग लगने के बाद हमने भी काफ़ी ट्राई किया उसको बुझाने के लिए। बाल्टी से पानी, पीछे से भी कुछ जो रास्ता था वहाँ से भी कुछ को उतारने की कोशिश की सीढ़ी से। तो उसके चलते हमने 100 नंबर पे, 101 नंबर पे जो फायर ब्रिगेड के उस पर भी कॉल की थी हमने। तो गाड़ी भी आई फिर बाद में, तो कम से कम 7 या 8 गाड़ी आई थी। 7 या 8 गाड़ी आई तो एक तरफ से तो आग बुझ ही नहीं रही थी, पीछे के रास्ते से भी हमने गाड़ी को भेजा कि मैं वहाँ से भी आग आप बुझाओ और सामने से भी, और 3 रास्ते रखते हैं इसमें। तो तीनों रास्तों से हमने आग बुझाने की कोशिश करवाई और जिससे उस समय आग को काबू पाया। तो सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी पता चला? ये पेंट वगैरह बनाते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के तहत बिहार पहुंचे। उनकी यात्रा सासाराम से शुरू हुई। गुरुवार को राहुल गांधी ने सासाराम के गांधी मैदान से कांग्रेस की रैली को संबोधित किया। वहीं शुक्रवार को राहुल गांधी ने रोड शो किया है, जिसमें उनके साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक गाड़ी में सवार होकर रोड शो में निकले। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।